नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। परिवर्तन क्लासेस पे आप सभी लोग का स्वागत है। मैं भूगोल के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने आया हूं, जो किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर और अच्छा सिद्ध होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से क्वेश्चन दिया है पहला आपका कि गंगा नदी प्रणाली में कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। तो आप देख लीजिए कि जो गंगा नदी सिस्टम है, यानी गंगा नदी जो रिवर है, इसमें से आप देखेंगे कि गंगा नदी जो प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। इस नदियों में से कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो सहायक नदी में उत्तर की ओर से बहती हैं और दक्षिण की ओर। तो इन ऑप्शन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, जो नदी आप देखेंगे उत्तर की तरफ से आकर गंगा नदी में मिलती है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी ऐसी ऐसी है जो उत्तर की तरफ से मिल रही है और कौन सी नदी है जो दक्षिण की तरफ से मिल रही है। तो डायरेक्शन में आप देखिएगा, याद करने का एक तरीका है कि जो नदी प्रवाहित होती है उस नदी की तरफ अगर हम मुंह करके खड़ा हो जाएं, तो जो दायां हिस्सा होता है वो दायां कहलाएगा और जो बायां हो जाएगा वो बायां। तो इसमें से आप देखेंगे कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, यानी मैप में अगर आप देखेंगे तो हमारा ऊपर वाला जो दिशा होता है ये कहलाता है उत्तर, नीचे कहलाता है हमारा दक्षिण, ये साइड कहलाएगा आपका पूरब, और इधर का हिस्सा जो होता है कहलाता है पश्चिम। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि उत्तर की ओर बहने वाली, यानी कि जो नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, तो उसमें से आप देखेंगे कि जो आपकी सोन नदी है, इसमें से सोन नदी, ये सोन नदी आपका ऐसी नदी है जो आप देखेंगे कि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हुई जा रही है। बाकी इसमें से कोसी, घाघरा और गंडक, ये सभी की सभी जो नदियां हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे आप। इसमें से दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि इन चारों नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में बहती नहीं है। तो आप देखेंगे पहला दिया है सोन, दूसरा दिया हुआ है हिंडन, तीसरा हुआ दिया हुआ गंडक और चौथा दिया हुआ है सरदा। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। गंडक नदी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है। बाकी सोन, हिंडन, शारदा, ये सभी की सभी नदियां आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन का भाग नहीं है। अर्थात इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा नदी सिस्टम में, गंगा नदी रिवर का हिस्सा नहीं है। कहने का तात्पर्य उसकी सहायक नदियों से भी हो सकता है या उसमें मिलने वाली नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है आपका पुनपुन नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी या गौरी नदी। तो इसमें से आप कौन सा आपका ऑप्शन सही हो सकता है, बताइए। तो देखिएगा, इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा जोंक नदी। क्यों? क्योंकि जोंक नदी जो है ये महानदी बेसिन का हिस्सा है, यानी महानदी बेसिन के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली ये नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोंक नदी। अगला देखेंगे आप, दिया है भारत में यारलुंग के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है। यारलुंग, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका गंगा, दूसरा है सिंध, ब्रह्मपुत्र या उपरोक्त सही। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये, इसको यारलुंग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसको कई नामों से जाना जाता है। तो आप देखेंगे इसको यारलुंग के नाम से तिब्बत में तिब्बत में इसको यारलुंग कहते हैं। असम में अगर देखेंगे, असम का जो क्षेत्र है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं, भारत में हम इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे इसको बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में अगर देखेंगे तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नामों से जाना जाता है, तो उसको वहां पे जमुना कहते हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी एक ही नदी के तीन तीन नाम है। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानस किस नदी की सहायक नदी नहीं है। मानस जो है किस नदी की, सॉरी, हाँ, मानस किस नदी की सहायक नदी है। यानी आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सी नदी है जो मानस की सहायक नदी है,
तो आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन दिया है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और एक ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो मानस की सहायक नदी है। इसका आंसर इसमें से हो जाएगा आपका कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो कोई नहीं के जगह पर इसमें कौन सी ऐसी नदी है, इन तीनों नदियों में से मानस की तीन नदियां सहायक नहीं है। सहायक नदी मानस की है कौन? तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को आप देखेंगे तो ये क्या है? मानस की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने पिछला ही क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, उसी में आपका है, बस उसमें पूरा नाम नहीं लिखा गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किसके नाम से जाना जाता है? चांगपो, पद्मा, मेघना या सागर माथा? तो इसका आंसर सही आपका हो जाएगा चांगपो। यानी इसका पूरा नाम है यारलुंग चांगपो के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल संग्रह कितने देशों से होता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल संग्रह कितने देशों से होता है। यहां पे से लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी में किन किन देशों से पानी आता है। तो याद रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें तीन देशों से पानी आता है। पहला आपका तिब्बत क्षेत्र हो गया, तिब्बत हो गया। दूसरा आप देखेंगे भारत, दूसरा भारत हो गया। और तीसरा जो है आपका वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश। जल संग्रह की अगर बात किया जाएगा तो याद रखिएगा जो जल संग्रह है इन तीन देशों से पानी इसमें क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वो कितने देशों में बहता है, कितने देशों में बहता है, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तो इसमें चार हो जाएगा। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल संग्रह है वो तीन देशों से पानी मिलता है और चार देशों में क्या होता है? ये प्रवाहित होता है। तो आप बताइएगा चौथा देश कौन सा है? कमेंट करके आप इसको जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी? तो आप देखेंगे दो नदियां ऐसी हैं जो क्या हैं? आपका डेल्टा बनाती हैं। एक है आपका नर्मदा, एक है आपका, एक है आपका नर्मदा, दूसरा है ताप्ती। ये दो की दो नदियां ऐसा है जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है ये आपको क्लास में बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिएगा डेल्टा के बारे में बात करते हैं। तो डेल्टा क्या होता है? नदी का वो मुहाना होता है जहां पे नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसाद को ले जाकर क्या करती हैं? ये अपने मुहाने पे इकट्ठा कर देती हैं और वहां पे एक त्रिकोणीय रूप से आकृति बन जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी भूमि से घिरी हुई नहीं है? कौन सी नदी भूमि से घिरी हुई नहीं है? अर्थात कहने का तात्पर्य है निम्न में से कौन सी ऐसी जो नदी है वो जो भूमि में घिरी हुई नदी है, यानी भूमि में ही वो विलुप्त होने वाली नदी है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा सी। लूनी नदी एक प्रकार की ऐसी नदी है जो क्या है? वो भूमि में जाके यानी आप देखेंगे भूमि में ही समाहित हो जाती है, किसी में नदी में नहीं मिलती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 9 का सी हो जाएगा, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है सर्वाधिक स्थानांतरण किस नदी में हुआ है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है सर्वाधिक स्थानांतरण किस नदी में हुआ है? ऑप्शन ए सोन, गंडक, कोसी और गंगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गंगा। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि स्थानांतरण का तात्पर्य क्या होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से परिवर्तित होकर दूसरे जगह पहुंच जाना। एक जगह से परिवर्तित होकर दूसरे जगह पहुंच जाना क्या कहलाएगा? आपका स्थानांतरण। लेकिन अगर पूछा जाए कि
इसमें से एक नदी है, देखेंगे आप, कोसी। कोसी, तो कोसी को कहा जाता है मार्ग बदलने वाली नदी। मार्ग बदलने वाली नदी, मार्ग बदलने वाली नदी। दूसरा, इसको कहा जाता है, जो कोसी नदी है, ये है आपका बिहार का शोक। इसको लोग कहते हैं बिहार के शोक के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? क्योंकि कोसी नदी क्या है, इसमें बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो जाने के कारण से ये नदी क्या हो जाता है, गहराई कम हो जाती है, छिछला हो जाता है, जिसके कारण से इसमें पानी कम से कम रुकता है और इसका जो पानी होता है वो कई मार्गों में बहना शुरू हो जाता है। इस कारण से कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली नदी होती है। तो गहराई कम होगा, अवसाद उसमें ज्यादा गाज इकट्ठा हो जाएंगे और इस कारण से ये क्या करती है, ये नदी अपने मार्ग को परिवर्तित करते रहती है। तो आप याद रखिएगा, स्थानांतरण के बारे में पूछा जाएगा तो गंगा। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक स्थानांतरण सभी बहुत सारी जगहों पर पहुंचने वाली जो नदी है, उसका नाम है आपका गंगा। लेकिन पूछा जाए मार्ग या परिवर्तन करने वाली या दिशा को परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो उसका आंसर आप क्या दीजिएगा, कोसी। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आपका, किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखिएगा, किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लोहित, गंगा, चिनाब और भागीरथी। तो अभी आप देखिए, 6 जून को ही, 6 जून 6 जून 2025 को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया है, उस पुल का उद्घाटन किया गया है। उस पुल का क्या नाम है? वो चिनाब नदी पर बना हुआ है, याद रखिएगा, उस पुल को चिनाब नदी पर बनाया गया है और इसका उद्घाटन क्या है, वो 6 जून को किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। यानी भारत पर सबसे ऊंचा बना हुआ जो पुल है उसका नाम वो किस नदी पर बना हुआ है, चिनाब नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितनी ऊंचाई है, इसकी कितने मीटर, तो याद रखिएगा, जो चिनाब नदी है, इस पुल की जो ऊंचाई है 359 मीटर है। कितना मीटर है? 359 मीटर, याद रखिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और याद कर डालिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा भारत का, ये तो ऊंचा है, पूछा जाए भारत का सबसे लंबा, सबसे लंबा पुल, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा पुल, तो उसका आंसर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है, तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा लोहित नदी। और लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है जिसका नाम आप सुने होंगे, भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जो पुल बना हुआ है वो चिनाब नदी पर बना हुआ है और भारत का जो सबसे लंबा पुल बना हुआ है वो लोहित नदी पर बना हुआ है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? तो देखिएगा, इसमें दिया है ब्यास, चिनाब, रावी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ब्यास नदी आप देखेंगे, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली है। चिनाब, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से आने वाली है। रावी, ये भी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से आने वाली है। ये सब क्या है, ये भारत से ही निकलने वाली नदियां हैं। अगर ऑप्शन में दिया होता सतलज, सतलज दिया होता या सिंध दिया होता, सिंध, सतलज हो गया, सिंध हो गया, ठीक है, ये सब नदियां जो हैं ये भारत से नहीं निकलने वाली हैं। ठीक है, भारत में प्रवाहित होती हैं लेकिन इनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम। तो आपको पता है, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और इस कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। कहा जा रहा है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए। ऑप्शन है आपका लिम्पोपो, माही, लूनी और चंबल। तो उसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी,
माही। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? माही। याद कर डालिएगा। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ लिम्पोपो, याद रखिएगा। ये साउथ अफ्रीका की नदी है। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका को है। ये नदी की खास बात यह है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दिया है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, साबरमती, नर्मदा या ताप्ती? तो याद रखिएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोदावरी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन गोदावरी। याद रखिएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत याद रखिएगा, या याद रखिएगा दक्षिण भारत। याद रखिएगा दक्षिण भारत। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसको कहा जाता है गोदावरी। क्या कहा जाता है? गोदावरी। गोदावरी को ही कहा जाता है पुरानी गंगा। याद रखिएगा, पुरानी गंगा, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा। याद रखिएगा, बूढ़ी गंगा। इन नामों से गोदावरी को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि कौन सी नदी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के मध्य प्रवाहित होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि कौन सी नदी सतपुड़ा और अजंता के पहाड़ी के बीच प्रवाहित होने वाली नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी। कौन सा? ताप्ती। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन एक मिनट, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ताप्ती नदी। याद रखिएगा। आप देखेंगे अगर भारत के मैप में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी। याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर जो होता है इसको कहते हैं विंध्याचल पर्वत या पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी। विंध्याचल पहाड़ी के बाद आता है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा आता है। सतपुड़ा के बाद आता है आपका अजंता, सतपुड़ा के बाद आता है आपका अजंता। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि और सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी का नाम, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तापी। याद रखिएगा, सतपुड़ा और अजंता, सतपुड़ा और अजंता के बीच में जो नदी प्रवाहित हो रही है उसका नाम क्या हो जाएगा? तापी। हाँ, एक क्वेश्चन और याद कर डालिएगा। अगर यही पूछ ले कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में पूछेगा तो आप उसका आंसर दीजिएगा नर्मदा। यानी नर्मदा नदी क्या है? ये विंध्याचल और विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में बहने वाली नदी है उसका नाम क्या है आपका? नर्मदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हुंडरू घाट के बारे में पूछ रहा है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बढ़िया प्रश्न है, आप बताइएगा। हुंडरू जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी और कावेरी नदी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी। यानी ये स्वर्णरेखा नदी पर बनने वाले जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है वृद्ध गंगा गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है और वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया। कह रहा है कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसका आंसर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी को ही बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या फिर याद रखना पुरानी गंगा, याद रखिएगा पुरानी गंगा, पुरानी गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है आपसे कि अलकनंदा और पिंडार नदी जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? अलकनंदा और पिंडार नदी जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कर्णप्रयाग। याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? कर्णप्रयाग। ठीक है। किस नाम से? कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, देवप्रयाग किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि देवप्रयाग जो है उसे कहा क्या कहा जाता है, यानी वहां पे किस किस नदियों का संगम है देवप्रयाग में। ठीक है।
ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। तो याद रखिएगा, देवप्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा और प्लस भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियां जहां आपस में मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं देवप्रयाग, याद रखिएगा। लेकिन आपके 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, कर्णप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गंगा नदी, गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है। बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है। कह रहा है कि गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, उस जिले का नाम है आपका बिजनौर। ठीक है, बिजनौर नदी क्या करती है, उत्तर प्रदेश जिले में क्या करती है, उत्तर प्रदेश जिले में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगर कहा जाए कि किस नदी से गंगा नदी किस जिले से बाहर निकलती है, यानी उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला कौन सा है जहां से गंगा नदी क्या है, बाहर निकलती है, तो उस नदी, उस जिले का नाम याद रखिएगा, गाजीपुर। क्या नाम है उसका, गाजीपुर। गाजीपुर के बाद कहां चली जाती है नदी, बिहार चली जाती है, याद रखिएगा। गाजीपुर के बाद कहां चली जाती है, बिहार। तो प्रवेश करती है बिजनौर के साथ, बिजनौर जिले के साथ, और बाहर निकलती है क्या है, आप किस नदी के साथ, किस जिले के साथ, गाजीपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि गंगा नदी, सॉरी, 20 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछ रहा है आपसे कि तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है। याद रखिएगा, तीस्ता नदी किसकी सहायक है, पद्मा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंध। तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी, ब्रह्मपुत्र। क्या है आपका, तीस्ता जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके 20 का, वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। पूछा जाता है कि तीस्ता नदी कहां से प्रवाहित होती है या कहां से निकलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा, तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम से निकलती है। सिक्किम, कहां से निकलना शुरू होती है, ये सिक्किम से निकलती है, सिक्किम से। ठीक है, तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो किस राज्य से है, सिक्किम से है। और क्या है, ये बांग्लादेश में जाके, कहां पे, बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। याद रखिएगा, अनुवर्ती नदी क्या है, तो याद रखिएगा, ऐसी नदी, अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं, ऐसी नदी जिसकी, जिसका जो ढलान होता है, ढलान एक ही दिशा में हो, ढलान एक दिशा में हो, एक दिशा में हो, ढलान क्या हो, एक दिशा में ही परिवर्तित हो, ऐसी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। यानी ढलान की दिशा आप देखेंगे, अनुवर्ती नदी में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो दक्षिण भारत की नदियां आती हैं वो सभी की सभी किस में आ जाएंगी, अनुवर्ती नदी में आएंगी। याद रखिएगा, अनुवर्ती नदी में ज्यादातर क्या है, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो इसमें आ जाएंगे। आप देखकर ही बता सकते हैं इसमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कृष्णा नदी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब जो नदियां हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगी, अनुवर्ती नदी में। बाकी ये सब नदियां किस में आ जाएंगी, चेनाब, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, सिंधु, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो याद रखिएगा, इन सबको कहा जाएगा पूर्ववर्ती नदी। कौन सी नदी, पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नंगा पर्वत और नामचा पर्वत के बीच में बहने वाली नदी का नाम बताइए। यानी कौन सी नदी है जो नंगा पर्वत से नामचा बरवा के बीच बहने वाली है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या तीस्ता नदी, बताइएगा इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका वो सही हो जाएगा आपका सिंधु नदी। यानी जो सिंधु नदी है, आप देखेंगे सिंधु नदी का जो प्रवाह सिस्टम है वो इस प्रकार से कुछ बहता है, ऐसे ही, ऐसे ही। यारलुंग के नाम से यहाँ पे पहले जाना जाता है इसको, तिब्बत में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको बताएं, सिक्किम से तीस्ता नदी आके बांग्लादेश में मिल जाती है, यहाँ इसका जमुना हो जाता है। आगे एक नदी पद्मा भी इसमें क्या होती है, गंगा नदी मिलती है पद्मा के नाम से, देखिएगा। तो ये है आपका यारलुंग, ब्रह्मपुत्र और आपका जमुना, आपको हम बता दिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंगा पर्वत और नामचा, याद रखिएगा, ये इधर आता है आपका नंगा पर्वत और यहाँ है नामचा पर्वत, नामचा बरवा।
तो नंगा पर्वत और नामचा बरवा, इन दोनों के बीच में ही क्या है, ये बहने वाली नदी है जिसका नाम है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सलाल परियोजना किस नदी पर बना हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सलाल परियोजना किस नदी पर बना है? चिनाब, झेलम, ब्यास और रावी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, इसका आंसर सही हो जाएगा चिनाब। चिनाब नदी पर ही सलाल परियोजना बनी है। आप बताइएगा चिनाब नदी पे और कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं। ठीक है, तो कम से कम दो और याद रखिएगा। एक का नाम है बगलिहार। क्या नाम है, याद रखिएगा, बगलिहार, बगलिहार। दूसरा याद रखिएगा दुलहस्ती, दुलहस्ती, याद रखिएगा दुलहस्ती। तो दुलहस्ती, बगलिहार और ये सलाल, ये सब परियोजनाएं किस नदी पर बनी हुई है? चिनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि कौन सी नदी गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइएगा कौन सी नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है? गंडक, कोसी, दामोदर और महानंदा। याद रखिएगा महानंदा। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। महानंदा, महानंदा एक ऐसी नदी है जो बॉर्डर बनाती है किधर? इधर इस साइड में बिहार, बिहार यानी इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, बिहार का क्षेत्र हो जाएगा। और दूसरे साइड में आप देखेंगे कहां पे, बांग्लादेश, बांग्लादेश। यानी बिहार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित होने वाली नदी है, वो है आपका कौन? महानंदा। और ये क्या है, गंगा की अंतिम सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा महानंदा नाम है, महानदी मत याद करिएगा। ठीक है, क्या नाम इसका? महानंदा। अगला क्या है? अगला कह रहा है मंजरा किसकी सहायक नदी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मंजरा किसकी सहायक है? पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा और गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा या गोदावरी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी क्या है? गोदावरी की ही सहायक नदी है, क्या है आपका? मंजरा। इसके अलावा गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आप सुने होंगे गोदावरी में पूर्णा, दूधना, पूर्णा हो गया, दूधना हो गया, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबरी हो गया, ये सब नदियां इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो मंजरा किसकी सहायक नदी है? ये तो गोदावरी की भी यही सहायक नदियां हैं, लेकिन याद कर डालिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि मंजरा किसकी सहायक नदी है। बाकी पेन गंगा, वेन गंगा, पूर्णा जो लिखा हुआ है, ये सब गोदावरी की ही सहायक नदियां। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तेल नदी, ओंग नदी, शिवनाथ नदी और प्राणहिता नदी। बताइएगा गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका 26 का डी हो जाएगा, प्राणहिता। क्या सही हो जाएगा? प्राणहिता। देखिएगा अगला क्वेश्चन, घाघरा नदी किस स्थान पर, घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर, गंगा में किस स्थान पर मिलती है? यानी जो घाघरा नदी प्रवाहित होती है वो गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो याद रखिएगा उसका आंसर सही हो जाएगा आपका छपरा। क्या सही हो जाएगा? छपरा। छपरा में ही जाकर क्या करती है, इधर से घाघरा नदी आती है और इधर से गंगा नदी, ये दोनों क्या है, कहाँ पे जाकर मिलती हैं? छपरा। इस स्थान का नाम क्या है? छपरा में। ठीक है, तो छपरा के पास ही ये गंगा नदी में घाघरा नदी आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थान कर्क रेखा में सबसे नजदीक है? कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? जबलपुर, गांधीनगर, वाराणसी और अगरतला। इन शहरों में कौन सा शहर ऐसा है जो क्या है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। अभी हमने कर्क रेखा बनाया था। ठीक है, देखिएगा कर्क रेखा के बारे में हमने बताया। ठीक, देखिए कर्क रेखा यही है। अब पूछा जा रहा है कौन सा इसके सबसे ज्यादा नजदीक है, तो देखेंगे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या से, सॉरी वाराणसी नहीं, अगरतला। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? अगरतला। अगरतला जो है ये क्या है, आप ये कर्क रेखा पर ही स्थित है, यानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। अगर देखा जाए कर्क रेखा से अगरतला की दूरी तो 0 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर। बाकी सब लगभग 200 250 से आसपास, 300 किलोमीटर के आसपास सभी है। तो अगरतला जो है कर्क रेखा पर समझिएगा स्थित ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के 5:30 यानी 5:15 हो तो कांडला में वह समय क्या होगा? कह रहा है यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय यानी सूर्य
उदय हुआ है और सुबह कितने बज रहे हैं, साढ़े, सॉरी 5:15, तो कांडला में क्या हुआ समय होगा। तो याद रखिएगा, अगर टाइम जोन की बात करें, समय को बात करें, तो देखेंगे भारत के एक छोर से, भारत के एक छोर से, यानी यहां से देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के लेके और गुजरात का जो गौरमोत्ता है, गुजरात का गौरमोत्ता, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे अंतिम बिंदु है, यहाँ से लेकर गुजरात के बीच में अगर देखा जाए तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। लगभग कितने का, 2 घंटे का, याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा, भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग हमको 2 घंटे का समय निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ के और यहाँ के देशांतरों को अगर आप निकालेंगे, क्लास में आपको बताया गया है, ठीक है, तो लगभग लगभग 32 साढ़े 32 अक्षांश आता है, ठीक है, जो लगभग कैलकुलेट करने पे 2 घंटे का समय आएगा। तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 7 बजे, 7:15 इतना समय हो जाएगा, ठीक है। 7:15 2 घंटे का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यानी पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, पहले समझिएगा पाताल तोड़ कुआं होता क्या है। पाताल तोड़ कुआं क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं को ही कहा जाता है उत्स्रुत, उत्स्रुत, याद रखिए, उत्स्रुत कुएं भी कहा जाता है। पाताल तोड़ कुएं को क्या कहा जाता है, उत्स्रुत कुएं भी कहा जाता है या उनको जाना जाता है। ऐसे कुएं नहीं होते हैं, कुएं नाम दे दिया गया है। अब कुएं का काम क्या होता है, कुएं में पानी रहता है। तो एक प्रकार से ऐसा पाताल तोड़ कुआं होता है जो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी हिमालय के तराई भाग में पाया जाता है, जहां से क्या करते हैं, पानी स्वतः निकलता है, पानी स्वतः बाहर आता है। पानी क्या है, स्वतः, यानी तराई क्षेत्र में देखेंगे ये पानी क्या होता है, स्वतः धीरे धीरे क्या होता रहता है, ऊपर निकलता रहता है। इस कारण से इसको कहा जाता है क्या, पाताल तोड़ कुएं का नाम दे दिया गया, या उत्स्रुत कूप कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए क्या नाम है, कहीं कहीं इसका नाम दिया जाता है उत्स्रुत कूप के नाम से, इसका नाम दे दिया गया, उत्स्रुत कूप, कूप याद रखिएगा, उत्स्रुत कूप के नाम से इसका नाम दे दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पूछा जा रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि सैंडल पीक, जो सैंडल पीक है वो चोटी किस द्वीप पर स्थित है। पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 31 कि सैंडल पीक जो चोटी है वो किस द्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या छोटा अंडमान। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान। कौन सा सही हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो है सैंडल पीक, याद रखिएगा, ठीक है। किस अंडमान पर स्थित है, तो वो उत्तरी अंडमान पे है। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, आपसे पूछा जाएगा अंडमान निकोबार की राजधानी वो किस अंडमान पर स्थित है, उत्तरी, दक्षिणी या छोटा या मध्य, किस पे। तो याद रखिएगा जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, क्या नाम है उसका है, पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। किस पर स्थित है, तो याद रखिएगा वो किस पे है, दक्षिणी अंडमान। फिलहाल अब इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है, ठीक है। देखिएगा अगला करा, अगला क्वेश्चन ही आ गया आपका, पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन ही है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे थे, वो क्वेश्चन ही आपका है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित कर रखा गया है, क्या, जयपुरम, विजयपुरम, वीर सावरकर या श्रीपुरम। बताइएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका क्या, वीर सावरकर। वीर सावरकर के नाम से ही क्या है, पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। राजधानी आपको बताए हैं ये क्या है, पोर्ट ब्लेयर का नाम, ये क्या है पोर्ट ब्लेयर, तो आपको बताया है कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, उसकी क्या है, हवाई अड्डे का ये नाम चेंज कर दिया गया है। याद रखिएगा वहां पे हवाई अड्डा भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन भी देखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्षद्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है, महल, मलयालम, कोंकणी या कन्नड़। तो आपका आंसर सही हो जाएगा महल, आंसर सही हो जाएगा महल। फिलहाल लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा भी बोली जाती है, अगर इसको देखा जाए ये भी बोली जाती है, लेकिन इसका आंसर जो है उसका सही हो जाएगा महल, यानी महल मलयालम दोनों भाषा बोली जाती है। वैसे मलयालम आप सभी को पता है कि मलयालम जो भाषा है ये केरल में बोली जाने वाली भाषा है। कहाँ पर बोली जाती है, केरल में।
कोंकणी भाषा की बात कर दें तो जो गोवा का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कर्नाटक का जो क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां के कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है, लेकिन स्पेशली ज्यादातर गोवा में ही आपकी कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला दिया हुआ कन्नड़, तो आप पता है कन्नड़ आपका क्या है, कर्नाटक का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कैलाश पर्वत किस महल किस हिमालय में स्थित है। कैलाश पर्वत, हाँ वही कैलाश पर्वत जिसपे भगवान शिव क्या करते थे, बैठकर पूजा करते थे, वही कैलाश पर्वत की बात हो रही है। कह रहा है कैलाश पर्वत किस हिमालय पर स्थित है, यानी कि हिमालय की कौन सी श्रेणियां हैं जहां पर स्थित है। तो आप इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, जास्कर पर्वत श्रेणी, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। याद रखिएगा क्या नाम सही हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। यानी कि कैलाश पर्वत जिस श्रेणी में स्थित है वो क्या है आपका, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहा है भारत की दक्षिणतम चोटी, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यह, बहुत सारे लोग का गलत भी हो सकता है इसमें से। इसको बताइएगा, ध्यान से पढ़िए, बताइए भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा, अनामुदी, महेंद्रगिरी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमको लगता है ज्यादातर लोग लगाएंगे अनामुदी के बारे में, जो कि इसका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा अनामुदी जो है ये क्या है, ये दक्षिण भारत की दक्षिणी, याद रखिएगा दक्षिणी, ये दक्षिण भारत की दक्षिणी चोटी है, दक्षिणी चोटी है, दक्षिणी चोटी है। लेकिन अगर क्या पूछा जा रहा है, दक्षिणतम की बात कर रहा है, याद रखिएगा दक्षिणी और दक्षिणतम दोनों में आप याद रखिएगा। जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे आप देखते हैं, जब मैप बनाते हैं तो पूछता है भारत का दक्षिणी बिंदु, या फिर पूछ लेता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दोनों आप बताते हैं। जब पूछा जाता है दक्षिणतम बिंदु तो आप इंदिरा क्या बताते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जब पूछा जाता है आपसे कि दक्षिणी बिंदु तो आप क्या है, कन्याकुमारी का पॉइंट बताते हैं, यानी कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है वहां बताते हैं, केप कमोरिन द्वीप के बारे में बताते हैं, वहां इसके बारे में आप बताते हैं। ठीक है, देखिएगा तो आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा गया कि भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा सी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी याद रखिएगा। तिरु तिरुवेली एक जिला है, कहाँ का, तमिल तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक जिला है, तमिलनाडु का जिला है जिसका नाम है तिरुवेली, तिरुवेली, तिरुवेली। उस तिरुवेली जिले में ही ये महेंद्रगिरी क्या है, ये पर्वत जो चोटी है वहीं पर स्थित है। तो याद रखिएगा भारत की दक्षिणतम चोटी क्या है, महेंद्रगिरी। वैसे महेंद्रगिरी आपका एक उड़ीसा में भी है, याद रखिएगा उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में भी है। ठीक, तो याद रखिएगा अगर महेंद्रगिरी आता है जो तमिलनाडु के तिरुवेली जिले में अवस्थित है, ठीक है, तो आप उसका आंसर सही लगाएगा महेंद्रगिरी। तो एक बार फिर से देखिएगा, मगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी चोटी कौन सी है, या भारत की दक्षिण चोटी कौन सी है, तो आप उसका नाम बताइएगा अनामुदी। अगर पूछा जाएगा कि भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से जो आपके 35 क्वेश्चन थे इसको सॉल्व करवा दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।